नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा सिलेबस है उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो आज की वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, यूनिट 1 को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। साथ ही में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, प्रीएम्बल क्या है, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, ये सब इसमें आता है। तो यूनिट 1 का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कि सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है वो डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो सोर्सेज एंड फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त क्या सोर्सेज थे और कहाँ से इसकी फ्रेमिंग हुई है, ये है। थर्ड है आपका प्रीएम्बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। प्रीएम्बल क्या होता है, एक बेसिक आउटलाइन होती है कि भाई कोई भी एक्ट हो, जैसे कोई भी स्टैट्यूट हो, जैसे आपने अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, तो उसका एक प्रीएम्बल होता है कि भाई वो एक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एक्ट क्यों आई है, वो चीज़ जस्टिफाइड होती है प्रीएम्बल के अंदर। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रीएम्बल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है सेलिएंट फीचर्स, क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। लास्ट है आपका इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसमें अगर मैं बात करूं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स की क्लासिफिकेशन की, तो ये वाला पार्ट जो है वो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीएम्बल एंड सेलिएंट फीचर्स एज वेल एज ये फेडरल इन नेचर, ये आपका 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर इंडिविजुअली पूछते हैं तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स को। आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट पे नहीं है, बट ये है कि आप एक बार इसको ब्रीफली समझ लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि फैक्ट्स हैं ही, एग्जिस्टिंग हैं, उनको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। इसमें कोई कंसेप्चुअल क्लियरिटी वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आप इसमें देख लेंगे, ये सारे बेसिकली नोट्स हैं, आप इसको एक बार रेफर कर लेंगे और अपने एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ की पॉइंट्स दिमाग में सेट हो जाएंगे, जिसके बेसिस पे अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। आपको याद होगा लीगल मेथड में मैंने एक टॉपिक आपको बताया था, ग्रैंड नॉर्म का। ये क्या होता है, बेसिकली एक बड़ा सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे अदर नॉर्म्स बने हुए होते हैं। तो यहां पे क्या है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फंडामेंटल लॉ है। ठीक है। या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं that outlines organization power and functions of a government and guarantees the right and freedom of individuals। मतलब जिसमें क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स हैं या क्या क्या फंक्शंस हैं, कितनी बॉडीज हैं, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। उसके अलावा थर्ड बॉडी हमारी जुडिशरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगी। उसके अलावा इसमें क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करेगी, हमारी जुडिशरी कैसे वर्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगी, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है तो क्या होगा, इनके बेसिस पे हमारी एक्ट्स बनी, जिससे हम बोलते हैं स्टैट्यूट्स। ठीक है। तो जिसके बेसिस पे हमारा वर्किंग होती है, जो सारी मशीनरी हमारी डिसाइडेड है कि भाई जैसे मान लीजिए जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ तो एक फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट। तो इससे क्या है, जो हमारे फैमिली कोर्ट्स का फॉर्मुलेशन हुआ वो कैसे होगा, किन एरियाज में होगा, वो चीज़ डिफाइंड है। बट इसकी पावर कहाँ से आ रही है, तो अगर हम देखेंगे तो इसकी जो बैकिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ पार्ट है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद ये पैरा है, आप इसको देख लेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे, सबसे पहले सुप्रीमेसी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है। अब एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई भी लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे आप लोग देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में आता रहता है कि भाई सो एंड सो लॉ, जैसे 377 की अगर मैं बात करूं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आईपीसी भी तो बोल सकते थे कि मतलब आईपीसी का वो पार्ट नहीं है, बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्योंकि वो आईपीसी का तो पार्ट है बट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लॉ, हाईएस्ट लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर कोई भी लॉ आता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ में होना चाहिए, ना कि उसके डेरोगेटरी। ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होगा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स कौन सा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर इनका मैं रोल की बात करूं तो सबसे पहले लेजिस्लेचर का जो रोल होता है वो फ्रेमिंग ऑफ लॉज होता है।
या लॉ मेकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का क्या है, जो ये लॉ बना, ये लॉ मेकिंग में जो लॉ बना उसको एग्जीक्यूट कराना। और जुडिशरी का काम क्या है, इस लॉ के वायलेशन में जो भी एक्शंस हुए उन एक्शंस को या उन डिस्प्यूट्स को एंटरटेन करना, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक और है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारे फंडामेंटल राइट्स बाय बर्थ हमें मिल जाते हैं, जिसको वायलेशन, किसी भी चीज़ का वायलेशन जो फंडामेंटल राइट्स में हमारे गिवन है उसका वायलेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्ट, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जैसे एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लागू हो गई है तो वहाँ पे आप फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी होते हैं जो इमरजेंसी पे एग्जिस्ट करते हैं, वो तब भी एक्सपायर नहीं होते या तब भी वैनिश नहीं होते। वो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, ये आप लोगों का रिसर्च वर्क है तो आप ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसेस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको अमेंड करने का प्रोसेस दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पुराना है, 1950 का है, तो उस ड्यूरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बने और आज की डेट में जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस को कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स हो गया, रिजिड हो गया कि भाई इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, तो उस केस में क्या होगा, वो वाले जो पुराना वाला ज़माना था और जो आज का ज़माना है उसमें काफ़ी अंतर है। तो वो चीज़ कैसे आप कोप अप कर पाएंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो इसलिए जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो भी गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, देख लेंगे। तो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो रिटन फॉर्म में नहीं है, जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा ये आपका बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की या ह्यूमन राइट्स की स्टार्टिंग का फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब फर्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के बारे में है वो है मैग्ना कार्टा। इसको डिटेल में हम ह्यूमन राइट्स में पढ़ेंगे, जब आपका फ्यूचर में सब्जेक्ट आएगा तब मैग्ना कार्टा को हम डिटेल में कवर करेंगे। बस अभी के लिए इतना जान लीजिए, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका बेसिक्स होता है मैग्ना कार्टा, ठीक है। जैसे यूके की अगर मैं बात करूं, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, यूके कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक्स है वो मैग्ना कार्टा है, ठीक है। उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहां पे अमेंडमेंट का प्रोसेस जो होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। बट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अमेंडमेंट प्रोसेस इजी होता है, मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी की बात हो रही है, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है। बट यहाँ पे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन मतलब कि जो लेजिस्लेचर है उसकी ऑर्डिनरी कंसेंट से ये चीज़ अमेंड हो जा रही है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस दोनों में। ये थी हमारे एग्जांपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है, Constitutionalism in India refers to principle that government authority is derived from the constitution and is limited by it. It ensures that government operates within the framework of laws and respects the fundamental rights of a citizen. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे। ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब इसको समझे कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर एक चीज़ को हम ब्रॉडली आप बता सकते हो, जैसे मॉरल वैल्यूज होती हैं तो वहाँ पे हर एक सिचुएशन अलग होती है, तो आप एक ब्रॉड मॉरल कंसेप्ट आपके मन में होगा कि भाई ये सो एंड सो सिचुएशन में हम सो तरीके से रिएक्ट करेंगे। बट हर एक सिचुएशन को क्या इलेबोरेट करना पॉसिबल होता है, नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम जाएं तो आर्टिकल 21 को अगर आप खुल के देखेंगे तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसकी बात करता है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक छोटा सा आर्टिकल है, बट अगर आप इसके इलेबोरेशन पे जाएंगे कि किस लेवल तक इलेबोरेट हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ही आपका राइट टू एनवायरनमेंट आता है, राइट टू लाइवलीहुड आता है, ठीक है। इसी में आपका राइट टू लिव विद डिग्निटी आता है, ठीक है। इसमें ही राइट टू डाई, क्या ये राइट है। इसमें देखिए दो कंसेप्ट है, एक एक्टिव यूथेनेशिया का एंड पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो अभी हम डिटेल में जब फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे तब देखेंगे। अभी मेरा बताने का प्रोस्पेक्ट सिर्फ इतना सा है कि आर्टिकल 21 जो सिर्फ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू वाटर, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर एंड मैनी अदर थिंग्स, मतलब जो भी आपकी एक बेटर क्वालिटी लाइफ, एक बेटर डिग्निफाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होगी वो सब आर्टिकल 21 में आता है। साथ ही साथ राइट टू प्राइवेसी,
जो आज की डेट में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, राइट टू प्राइवेसी, ये भी आपका आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, अभी तो ये मैं कुछ पार्ट्स बता रहा हूँ, ऐसे न जाने कितने राइट्स हैं जो हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़े हुए राइट्स हैं, जो कि एक्सप्रेस नहीं है आर्टिकल 21 में, बट उसका एम्बिट इतना बड़ा है कि वो सारे उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, जैसे आर्टिकल 21 क्या है, एक बेसिक आपको प्रिंसिपल्स बता रहा है कि भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हर इंडिविजुअल का होना चाहिए। अब उसके अंदर आप क्या क्या ऐड कर रहे हो वो आपका टाइम के साथ हो रहा है। अब ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि भाई आपने एक मॉरल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल के एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं वो आपने बता दिए, बट हर सिचुएशन में किस तरीके से वो इंप्लाई करेंगे वो उसकी एक सोल होती है, जिसे बोलते हैं ना कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिसाइड करती हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से क्या इंप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आर्टिकल 13 ये आपका स्पेसिफिक आर्टिकल है जो कि डिक्लेयर करता है एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज वॉइड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई भी लॉ होगा, मतलब जैसे मान लीजिए एक लॉ है आईपीसी, एग्जाम्पल आईपीसी एक लॉ है, एक ये लॉ अगर मान लीजिए इसका एक प्रोविजन है सपोज 377 आर्टिकल सेक्शन 377। ठीक है, ये प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, एक आर्टिकल के भी अगेंस्ट है, मान लीजिए आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, अगर इसके अगेंस्ट है तो ये जो लॉ है मतलब 377 वाला जो सेक्शन है ये वॉइड होगा। ठीक है, अगर मान लो आईपीसी में मेजर ऐसे सेक्शंस हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के, चाहे वो एक भी प्रोविजन क्यों ना हो, उसके अगेंस्ट हो, तो वो लॉ जो है वो वॉइड हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है, नो वन इज अबव द लॉ। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका आर्टिकल 14 आ जाता है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ कि सारी चीजें एक बराबर हैं लॉ के सामने। ठीक है, मतलब लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है, आप चाहे मेल हो आप चाहे फीमेल हो, डजंट मैटर, सब चीज एक बराबर है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, मैंने अभी बताया 3 बॉडीज हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है ताकि जो तीनों बॉडीज हैं उनके बीच में काम डिवाइडेड रहे, काम डिवाइडेड होने के साथ साथ कोई भी इंटरफेरेंस ना रहे। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है हमारी वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है, कभी कभार डेलीगेटरी होती है, बट जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जुडिशरी का एक बहुत बड़ा एम्बिट है, वो लेजिस्लेचर को भी कमांड कर सकता है एज वेल एज एग्जीक्यूटिव को भी कमांड कर सकता है। ये केस लॉ है, आप देख लेंगे इसको अपने हिसाब से, कोई भी इसमें डाउट नहीं आएगा। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स बाई बर्थ आपको जो एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपको जो राइट्स दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसको आप वेव नहीं कर सकते, इसको आप अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते, या आपको बाय बर्थ मिलेंगे और आपको इनके पास और आपको इनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई भी एक लॉ बना, लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया, उस लॉ को ये देखा जाएगा कि क्या वो लॉ के जितने भी प्रोविजंस हैं, सपोज 10 सेक्शंस है उस लॉ में, तो क्या 10 के 10 प्रोविजंस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ के हैं या फिर वो डेरोगेटरी हैं, मतलब अगेंस्ट है। तो अगर वो लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में है, मतलब इन कोलैबोरेशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एड ऑन करता है, साथ में ही है, उसके जो प्रोविजंस है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ में ही है, तो वो जो होता है वो वैलिड लॉ होता है। और अगर वो अगेंस्ट है, कॉन्ट्रवीनिंग है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, तो वो जो है वो आपका वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसकी पावर किसके पास होती है, कोर्ट्स के पास। इसीलिए जो हमारे जो इंडियन कोर्ट्स होते हैं जुडिशरी, उसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है और वो साथ में इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा किसी भी बॉडी का। सपोज लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया तो लेजिस्लेचर डिमांड नहीं कर सकती जुडिशरी पे, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो लेजिस्लेचर कोई प्रेशर नहीं बना सकती जुडिशरी पे कि वो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर करें या वैलिड डिक्लेयर करें। ठीक है, तो जैसा भी वो लॉ होगा अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन, कि किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, उसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीज़ आपकी जुडिशियल रिव्यू में आती है और जुडिशियल रिव्यू के बाद कोई भी लॉ वैलिड या वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू इलेक्शंस, जुडिशियल रेमेडीज एंड पार्लियामेंट ओवरसाइट। मतलब जुडिशियल रेमेडीज भी हैं, अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेती है तो आप जुडिशियल रेमेडीज भी ले सकते हैं, आप इलेक्शन के थ्रू उस गवर्नमेंट को किक आउट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी अकाउंटेबिलिटी में आती हैं, मतलब गवर्नमेंट भी आपके लिए अकाउंटेबल है। ठीक है,
इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका आता है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सबसे पहले इसमें क्या है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल राइट्स की बात हुई है, जिसमें सबसे पहले आपके रेलेवेंट प्रोविजंस आपको याद करने होंगे कुछ। ये आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली यूनिट्स में आपको ये सारे प्रोविजंस याद होने चाहिए, ऑन टिप्स होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में है, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड 21 ये आपका बहुत मस्ट आर्टिकल्स हैं, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स के सारे आपको सारे फंडामेंटल राइट्स एनडीपीएस पे आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट एटलीस्ट फिलहाल क्योंकि आप नए हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये सब चीज़ें तो मस्ट पता ही होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि आर्टिकल 124 से 147 में है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिकली आपका डायरेक्ट डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 50 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 50 में है आपका ये चीज़। उसके बाद ये आपका केस, जिसमें क्या जजमेंट है आप देख लेंगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। उसके बाद सेकंड है आपका अथॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब अथॉरिटी वाली बात। पावर इज सेंट्रलाइज्ड ऑफन लीडिंग टू एरोजन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बेसिकली वो तो लिबरल है, मतलब लिबर्टी देता है, बट समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे लिबर्टी को लिमिट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। वो क्या सिचुएशन है, वो है इमरजेंसी। जैसे नेशनल इमरजेंसी 352 एंड प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको एग्जांपल है, अभी आपको इतना डिटेल में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे बता रहा हूँ। उसके बाद केस लॉज हैं, देख लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, क्या आपका रोल, मतलब एक जैसे आप जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे कभी, तो आपसे पूछा जाता है कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, पार्ट 4 में, वो बेसिकली बताता है कि स्टेट को किस तरीके से वर्क करना चाहिए, उसको किस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए, उसको क्या अचीव करना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें आपका रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है। वैसे तो रेलेवेंट आप देखोगे तो पार्ट 4 पूरा ही है, बट आर्टिकल 38 सोशल जस्टिस और 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये बात करता है। रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 330 एंड 342। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरीके से बैकवर्ड को आगे लाना है, किस तरीके से SC/STs जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाना है, किस तरीके से उनको प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ें आपकी इन आर्टिकल्स में है। किस तरीके से स्टेट को काम करना चाहिए उनकी प्रमोशन के लिए, तो ये सारी चीज़ उसमें कवर्ड है। ये केस लॉज हैं, आप देख लेंगे, इसमें कोई भी आपको इसमें डाउट नहीं आएगा, क्लियर है इसमें सारी चीज़ें। उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब फ्यूचर रिक्वायर दैट स्पेशल प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट, मतलब इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनको इतना रिजिड बना दिया है कि उनका अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है इजीली। ठीक है, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल अमेंडमेंट होनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 368 हमारा जो हमारा केशवानंद भारती केस है, उसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे मेन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई है, या जिस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, उसको चेंज ना होने देना। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मान लो आप कोई भी आर्टिकल में चेंज लाना चाहते हो जो कि रिलेटेड टू बेसिक प्रिंसिपल है, आप चेंज कर सकते हो, बट आर्टिकल 368 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, प्लस उसका बेसिक प्रिंसिपल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये केशवानंद भारती का केस है, आप इसको देख लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में, बट अभी आपके रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो चीज़ इजीली अमेंडेबल हो या अडेप्टेबल हो, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एग्जांपल्स है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के इन प्रैक्टिस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 32, जिसमें हम PIL वगैरह जाते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसलिए इसको गार्जियन माना जाता है। उसके साथ साथ अगर मान लो कोई भी लॉ आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू के अंदर वो उस लॉ को देख सकता है कि क्या वो लॉ, उसके जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, ये केस लॉ आप देख लेंगे इसको। उसके बाद सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आर्टिकल 324 में है कि इलेक्शंस जो होने चाहिए फ्री एंड फेयर होने चाहिए, बूथ कैप्चरिंग वगैरह नहीं होने चाहिए, इसके लिए एक अलग से एक्ट आई है, तो आप देख लेंगे। उसके बाद सोशल जस्टिस की बात करता है आर्टिकल 38, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, कि अगर मान लो कोई भी पर्सन है जो कि सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उनके लिए अपब्रिंगिंग के लिए नए नए पॉलिसीज बनाएंगे जो कि हमारा वायलेशन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होगा। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 15 और 16 का एक्सेप्शन है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म को बैलेंस करना। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर दिया, ठीक है, तो उसको बैलेंस करना।
ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है सोर्सेज एंड फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज और फ्रेमिंग कैसे हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये एक बेसिक सी, इसमें कुछ भी आपको समझाने के लिए एक चीज़ भी नहीं है, इसमें आपको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा, आई कैंट हेल्प इट, ठीक है। इसमें आपको सीधा सा सोर्सेज आप देख लेंगे ऊपर, जो फ्रेमिंग हुई कैसे हुई क्या नहीं हुई, ये मैंने एक स्टोरी फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इनैक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। अभी 26 जनवरी हुआ भी है। कैसे डेलिबरेट और चीज़ें हुई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चीज़ आप देखेंगे। आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो मैंने इसमें कवर नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, प्लस आपके सिलेबस का भी वो पार्ट नहीं है, तो एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेन सोर्सेज हैं वो मैंने लिख दिए हैं आपके, ये आप देख लेंगे। इसको मैं आगे करता जाता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका थर्ड सोर्स है, ये फोर्थ है आपका, एंड फिफ्थ है ये ऑस्ट्रेलियन से लिया, वेमार से लिया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोवियत यूनियन से क्या लिया, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुई, ये चीज़ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, उसमें कितने मेंबर्स थे, कितने हो गए आफ्टर पार्टीशन, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। लीडरशिप किसकी थी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। टाइमलाइन क्या था, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, जिसको जो नॉलेज लेना चाहता है वो देख सकता है आराम से। उसके बाद ये वाला पार्ट आपका, अगर आपको 2-3 कमिटीज़ याद हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा, आपके आंसर पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा सा लेंदी, बल्कि एंड क्वालिटी आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लुएंशियल फिगर्स जो हैं कौन थे, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, ठीक है। उसके बाद सेलिएंट फीचर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप देखेंगे। ये एक टेबल है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल में आपको पूरा सोर्स मिल जाएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई गई थी, कौन सी चीज़ कहाँ से पिक किया गया था, वो चीज़ आपको इसमें इस टेबल में पूरा टेबलर फॉर्म में दिख जाएगा ईजिली। आप इसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं और इसको इलेबोरेट कर देंगे आंसर में, तो आपके बेटर मार्क्स आएंगे, नो डाउट, ठीक है। तो आप आंसर करते वक्त इसको सबसे पहले ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद आप इसको, इस टेबल को एक्सप्लेन कर देंगे कि सो एंड सो चीज़ कौन से आर्टिकल से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई और उसका सिग्निफिकेंस क्या था। ये आपका, ये इसमें सबसे पहले आपको कंट्री का नाम लिखा हुआ है जहाँ से चीज़ अडॉप्ट की गई, क्या अडॉप्ट किया गया ये लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट अडॉप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल आपको लोगों को याद होना चाहिए वैसे तो, बट स्टिल अगर कुछ लोगों को दिक्कत है याद करने में तो इतना तो याद होना ही चाहिए कि प्रीएम्बल की स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ ऐसे आप अपने आंसर में लिख सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे प्रीएम्बल फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके कुछ की इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको प्रीएम्बल का क्वेश्चन आएगा तो 100% मेंशन करना ही है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो केशवानंद भारती की जजमेंट है वो भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रीएम्बल था वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये केशवानंद भारती में ही जजमेंट में कहा गया था। उसके बाद एलिमेंट्स क्या है प्रीएम्बल के, सबसे पहले नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सबसे पहले नेचर बताता है जो कि सोवरेन है। सोवरेन मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें सोवरेन कौन है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए सोवरेन कौन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोवरेन जो है वो पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशल एंड इकोनॉमिकली इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है। सेकुलर, सेकुलर नो स्टेट रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट में सारे रिलीजन फॉलो होते हैं और स्टेट का कोई पर्सनल रिलीजन नहीं होता, ठीक है। डेमोक्रेटिक, पावर सेट्स विद पीपल, पीपल के पास पावर है गवर्नेंस को या इलेक्टेड मेंबर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक, रिपब्लिक है मतलब क्या है, इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है उसको बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले जस्टिस,
मैंने कहा था ना, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये आपको कीवर्ड्स प्रीएम्बल के 100% मस्ट है, आपको याद होने चाहिए, तभी आप आंसर प्रीएम्बल का लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। ठीक है, जस्टिस में क्या है, इंश्योर्स फेयरनेस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स, इसमें आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिबर्टी, गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फंडामेंटल राइट्स डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इक्वलिटी, ये तीनों आपकी फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, प्रमोट्स अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, उसके बाद पीपल सेंट्रिक अप्रोच, ये तो पता ही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट हो रहा है। रेलेवेंस ऑफ प्रीएम्बल क्या है, सबसे पहले गाइडिंग लाइट फॉर इंटरप्रिटेशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हैं तो उसका गाइडिंग लाइट होता है प्रीएम्बल, मतलब प्रीएम्बल आपका ऑब्जेक्टिव बताता है। तो कोई भी प्रोविजन को आप इंटरप्रेट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव जानना आपको मस्ट है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन होता है। उसके बाद सेकंड है फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसका फाउंडेशन है प्रीएम्बल। ठीक है, उसके बाद थर्ड है विजन फॉर नेशन, कि नेशन की क्या विजन होनी चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें एक विजन है, विजन प्रोवाइड करता है प्रीएम्बल। उसके बाद अमेंडेबिलिटी, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, मतलब अमेंडमेंट हो सकता है, एड ऑन हो सकता है, रिमूव हो सकता है, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मॉरल वैल्यूज, जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर, जो ओरिजिनल प्रीएम्बल के अंदर, वो अमेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सोशो पॉलिटिकल रेलेवेंस, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये केस लॉज हैं, ये आप देख लेंगे, इसमें 2-3 केस लॉज आप अगर इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे तो आपका 12 मार्क्स का आंसर सफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्वालिटी आंसर। उसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सैलिएंट फीचर्स में क्या है, सबसे पहला लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन का नहीं है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आराम से, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड है आपका ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अगर आप बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो रिजिड है, अदरवाइज फ्लेक्सिबल है। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सिस्टम है हमारे बीच में, बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश सिस्टम, ये ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब हमारे में डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट है, जिसके हिसाब से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं लॉ बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपीज, ये भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ये सब सैलिएंट फीचर्स में है। सेकुलर स्टेट, सेकुलर मतलब नो रिलीजन। ठीक है, नो रिलीजन ऑफ स्टेट, ये ध्यान रखेंगे आप। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब राइट टू वोट 18 ईयर और अबव। ठीक है, आर्टिकल 326, ये आपका लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैंने बताया, आर्टिकल 50। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, अगर एक पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है वो दूसरे कंट्री का सिटीजन नहीं हो सकता, सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको सिंगल सिटीजनशिप का होना मैंडेटरी है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 2-3 सिटीजनशिप अलाउड करते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, डिटेल्स 352, 356, 360, ये नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सी अमेंडमेंट कब आई, मेजर वाली, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 51A में है, ये आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड वनरेबल ग्रुप्स, ये भी है। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ब्लेंड ऑफ ग्लोबल प्रिंसिपल्स, मतलब बहुत सारे जगहों के प्रिंसिपल्स को मिक्स करके एक बढ़िया रिजल्ट तैयार किया है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक है, इज द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर। फेडरल का मतलब क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, एक फेडरल होता है, एक यूनिटरी होता है। फेडरल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पावर्स जो है वो डिवाइडेड हो यूनियन एंड स्टेट के बीच में। ठीक है, यूनिटरी फीचर्स भी हैं जैसे सिंगल सिटीजनशिप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है या क्वाज़ी फेडरल है, यूनिटरी है। तो हमारा दोनों का है, मतलब दोनों फीचर, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। फेडरल भी है और साथ ही यूनिटरी भी है। फेडरल कैसे है, यूनियन और स्टेट में डिवाइडेड है, पावर्स डिवाइडेड है, उसके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। और यूनिटरी कैसे है, सिंगल सिटीजनशिप वगैरह इस तरीके से यूनिटरी है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स ये देख लेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ लीगल मेथड्स में, बट एक बार फिर से मैं इसको डिस्कस करूंगा जब आपका टॉपिक आएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, यूनियन लिस्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट जहां पे स्टेट गवर्नमेंट यानी हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट मतलब दोनों यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, उसके बाद रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको मैं डिस्कशन हो ही चुका है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जुडिशियल रिव्यू मैंने डिस्कस कर लिया है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन मतलब
राज्यसभा एंड लोकसभा जो डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। उसके बाद रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ये भी आर्टिकल 368, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात ध्यान रखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। आप अमेंडमेंट कर दो, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसे भी अमेंड कर दो, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, उसके पास ओवरराइडिंग अथॉरिटी है, वो स्टेट की लॉज को ओवरराइड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इसलिए यूनिटरी है, मैं आपसे कह रहा था। इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352, 356 एंड 360, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा, मतलब अगर एक बार इमरजेंसी आ गई तो स्टेट गवर्नमेंट खत्म, ठीक है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। उसका सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउड है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स है। उसके बाद कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस है, ठीक है। ये आप इसकी बेसिकली आपकी जिस्ट है कि किस तरीके से ये यूनिटरी है और किस तरीके से फेडरल है, इतना आपको समझना है। ये है क्या एग्जैक्टली, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, केशवानंद भारती, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, आपको हर टॉपिक में ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, तो इसको आप अच्छे से नाम इसका याद कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से इसके फैक्ट्स एक बार हम डिस्कस करेंगे जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स आएंगे, ठीक है। SR बोम्बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है, ठीक है। सम फेडरल फीचर्स एज वेल एज सम यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 1 खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का फिनिश हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे तो उसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल है नहीं, बट फिर भी एक जितना बेटर कर सकता था मैंने किया, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें मेमोराइज करनी है, थोड़ा बहुत इसमें आपको सैलिएंट फीचर्स वगैरह ये आपको थोड़ा दिमाग से खोल के लिखना है। प्लस आपको जो जिस्ट मैंने एक टेबल प्रोवाइड की है जहाँ से आपने ये देखा कि कौन सी फीचर कहाँ से कैसे आया, कौन सी चीज़ कहाँ से ऐड ऑन हुई है, वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो आपका ये यूनिट क्लोज हो गया, ठीक है। अब यूनिट 1 हमारी कंप्लीट है। अब यूनिट 2 में जो भी सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वेट कर लेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 का अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो ये है कि यूनिट 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, 3 लेवल पे है, एक है लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव एंड एक जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर को हम बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी, 3 मेन लेवल पे पावर्स हैं। तो अगर मैं बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करूं तो पार्लियामेंट को अकेले ये सब मिला के 12.5 के लिए पूछ सकते हैं। देन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 12.5 एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 12.5। बट अगर मान लो 5 मार्क्स की मैं बात करता हूं तो 5 मार्क्स के लिए एक ये वाले अलग अलग अगर पूछेंगे तो 5 मार्क्स। एंड देन पावर, इसको अगर डिवाइड कर दिया तो कितने, 5 मार्क्स के लिए। एंड देन इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 5 मार्क्स ईच, ठीक है, 5 मार्क्स ईच। तो ये रहेगा इसका डिवीजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को। तो जैसा कि पहला टॉपिक जो है वो है पार्लियामेंट कंपोजिशन, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो बेसिकली कंपोजिशन में क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। देन पार्लियामेंट सोवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट जो होगी वो इम्यून होगी, उसको सोवरेन पावर्स होंगी। एंड देन प्रिविलेजेस मतलब सोवरेनिटी से रिलेट करती हैं कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट को होंगी ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। तो फर्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली 3 टाइप्स जो मैंने बताया, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे चूज करा जाता है, कैसे इलेक्ट करा जाता है। तो इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, इनडायरेक्टली चूज किया जाता है। मतलब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती बाय पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया वोट नहीं करते, नॉट वोट, ठीक है। कौन वोट करता है, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 52 बात करता है इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसको ऑल्सो बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है आर्टिकल नंबर 53 में। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट इज डायरेक्टली थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, कैसे एक्सरसाइज करता है, या तो डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। नेक्स्ट इज, और जो
एक्चुअल में बात करते हैं तो वो कैसे करता है, प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 74। ठीक है, चलो अब इलेक्शन की बात करेंगे। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, तो इलेक्शन करने के लिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मतलब कौन कौन, लोकसभा एंड राज्यसभा विल वोट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 55, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। The election is held by proportional representative with single transferable vote and voting is done by secret ballot। मतलब ईवीएम नहीं होती वहां पे, बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग होती है। और कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको मैं डिटेल में बताता हूं। जैसे मान लो 4 कैंडिडेट्स थे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब वोटिंग हुई, मान लो सबसे कम वोट इस पर्सन को मिले। देखो इसमें क्या होता है, राउंड्स होते हैं, राउंड्स। तो फर्स्ट राउंड की वोटिंग में मान लो इस पर्सन को सबसे कम वोट मिले, फोर्थ पर्सन को सबसे कम वोट मिले। अब जो बैलेट पेपर होता है उसमें प्रेफरेंसेस लिखी होती हैं। मान लो इस फोर्थ पर्सन को 10 लोगों ने वोट किया और 10 लोगों ने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बताया था। फर्स्ट प्रायोरिटी, हर जो भी वोट कर रहा है इंडिविजुअल, उसको प्रायोरिटी वाइज चारों कैंडिडेट्स को रैंक करना होता है। अब मान लो फोर्थ कैंडिडेट को 10 लोगों ने फर्स्ट चॉइस बताया था, थर्ड कैंडिडेट को 5 लोगों ने सेकंड बताया था एंड 5 लोगों ने थर्ड बताया था। नेक्स्ट इज सेकंड नंबर वाले को 5 लोगों ने फोर्थ बताया था एंड फर्स्ट वाले को 10 लोगों ने थर्ड बताया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से रैंकिंग वाइज इनको, मतलब आप किस प्रायोरिटी पे किसको चूज करना चाहोगे अगर आपका फर्स्ट चॉइस चूज नहीं होती है। तो जैसे आप एग्जाम पेपर भरते हो तो उसमें प्रेफरेंसेस डालते हो, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये, तो उसमें से कोई एक मिल जाता है। सिमिलरली जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो राउंड 1 में सबसे पहले देखा जाता है कि अगर 50% क्राइटेरिया, मतलब जितने वोट्स हुए हैं उसमें 50% से ऊपर हो गया है फर्स्ट राउंड में ही, तो जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस मिले हैं वही बन जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो उसमें क्या होगा, जो लीस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट होगा, मतलब जो लास्ट होगा, उसके जो वोट्स होंगे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। उस मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी छीन ली जाएगी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे जिसको चूज करा होगा उसको वो वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, देन अगर सेकंड राउंड में भी चूज नहीं होता तो फिर सेकंड राउंड में जो लीस्ट प्रेफर्ड वाला होगा कैंडिडेट, उसके वोट्स को छीन लिया जाएगा और फिर उसको उन 2 में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसे करते करते हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि विजेता घोषित ना हो जाए, मतलब जब तक कि मेजोरिटी का मार्क पास ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म क्या है, प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, 5 years का टर्म रहता है। देन नेक्स्ट, कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 years अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट टेक चार्ज। अगर मान लो 5 years के बाद भी इलेक्शन नहीं हो पाए किसी भी कारण की वजह से, तो जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड बाय मेंबर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी उसका री इलेक्शन किया जा सकता है। क्वालिफिकेशंस क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 35 years एज, एंड नेक्स्ट इज टू बी क्वालिफाइड टू बी एज मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लिए मेंबर नहीं होना चाहिए, उस लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए, मेंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आती हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट नहीं हो सकता, वहां से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता एज सैलरी और एज ऑनरेरियम। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 59 जो है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस के साथ क्या क्या कंडीशंस अटैच्ड हैं। पहला, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हो सकता, मतलब एमपी नहीं हो सकता और एमएलए नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये मैं बता ही चुका हूं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट गेट्स एन ऑफिशियल रेजिडेंस एंड द सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट को सैलरी कहां से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। ठीक है, और ऑफिशियल रेजिडेंस क्या होता है, गवर्नमेंट का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 60 जो कि है ओथ एंड और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। ओथ किसके सामने होती है प्रेसिडेंट की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एडमिनिस्टर ओथ होती है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने प्रेसिडेंट ओथ लेता है। और क्या चीज की ओथ लेता है, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड टू अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रिजर्व
प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ बंधा रहेगा, उसको फॉलो करता रहेगा। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है? बाहर करना, टर्मिनेट करना। कब कर सकते हैं? क्योंकि उसने ओथ ली थी कि वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से बंधा हुआ रहेगा, अवॉइड करेगा, बट अगर नहीं करेगा तो क्या कर सकते हैं? उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, इंपीच कर सकते हैं। कैसे? प्रेसिडेंट कैन बी इंपीच फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Impeachment process involves charges initiated in either house of parliament and 2/3 majority in both the houses is required। मतलब 2/3 majority required होगी और चार्जेस जो है वो इधर लोकसभा और राज्यसभा में इनिशिएट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मान लो ऑफिस जो है वैकेंट हो जाए तो कितना टाइम में होना चाहिए? तो इलेक्शन होना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। जैसे आज की डेट से प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा तो 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन होके दूसरे प्रेसिडेंट को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की। इसमें क्या है? इंडिया शैल हैव अ वाइस प्रेसिडेंट हु सर्व एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का क्या होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। नेक्स्ट इज एक्टिंग प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी। मान लो प्रेसिडेंट छुट्टी पे चले गए या रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई या ऐसे कुछ भी सीन हो गया, तो उस केस में क्या होगा? जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, उसके पास पावर चली जाएंगी एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 64 वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का क्या होगा? चेयरमैन होगा। ठीक है। बट नॉट हैव वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ टाई। जब टाई हो जाएगा किसी भी चीज में तब वाइस प्रेसिडेंट का वोट देखा जाएगा, अदरवाइज उसके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 65 वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इन सर्टेन केसेस। कब? डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल। तीनों केसेस में क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट जब तक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा? एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 66 जो कि बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा? बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। वोटिंग बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सेम वही प्रेसिडेंट वाली बात। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 5 years। ठीक है। बट कैन बी री इलेक्टेड। नेक्स्ट इज टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी इन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस एक्सपायरेशन ऑफ टर्म और विद इन 6 months फ्रॉम द वैकेंसी। सेम वही प्रेसिडेंट वाली बात है, या तो एक्सपायर हो जाएगा तब इलेक्शन होंगे या फिर 6 months के अंदर, अगर वैकेंट हो गया बीच में तो 6 months के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज 69 ओथ किसके सामने लेगा? प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर एब्सेंट द पार्लियामेंट में डिस्क्राइब हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। मान लो कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही एब्सेंट होंगे तो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट में कौन बचा? पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वाला खाली है तो कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा और राज्यसभा मिलकर डिसाइड करेगा कि कौन सा पर्सन एक्ट एज प्रेसिडेंट जब तक कि नया प्रेसिडेंट अपॉइंट ना हो जाए। ठीक है। मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास ही ज्यूरिसडिक्शन है ओवर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। मान लो किसी एक पर्सन को सजा हो जाए मतलब डेथ पेनल्टी हो जाए तो उसको पार्डन कर सकता है, मतलब डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट किया जा सकता है टू लाइफ इंप्रिजमेंट, और लाइफ इंप्रिजमेंट को 10 साल को मुक्ति, फ्री। ठीक है। क्या है? पार्डन। पार्डन मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ पनिशमेंट, माफ करना, माफ कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब कम कर दिया, रिड्यूसिंग द सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट। रेमिशन, रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट। मतलब कम्यूटेशन का मतलब क्या है? सेवरिटी मतलब 2 तरह की पनिशमेंट होती हैं, एक रिग्रेस और एक सिंपल, तो उसको कम्यूट कर दिया, मतलब रिग्रेस वाली को सिंपल बना दिया। रेमिशन क्या है? ड्यूरेशन, जो पनिशमेंट 10 साल की सजा थी उसको कर दिया 5 साल। ठीक है। रिस्पाइट, रिड्यूसिंग द पनिशमेंट इन स्पेशल केसेस। एंड देन रिप्रीव, डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। मान लो 22/2/25 को फांसी होनी थी, अब हमने रिप्राइव कर दिया और फांसी को हमने टाल के कर दिया 22/3/25 फॉर स्पेशल केसेस। मान लो इस पर्सन के यहाँ शादी थी तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी गई कि मान लो उसको शादी में अटेंड होना था तो शादी कर लेने दी गई या देख लेने दी गई और फिर 1 महीने बाद उसको फांसी दे दी गई। ठीक है। नेक्स्ट, दिस पावर अप्लाइज टू द केस रिलेटेड टू यूनियन लॉज, मिलिट्री लॉज एंड डेथ पेनल्टी केसेस। ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। किस एक्सटेंट तक एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन के पास? The union government executive power extends to all matters on which parliament can legislate। मतलब शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट प्रोवाइडेड है 3 यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंड्स टू ऑल मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। पार्लियामेंट किसमें लेजिस्लेट कर सकती है, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो उस तक उसकी पावर एक्सटेंडेड है। एग्जीक्यूटिव पावर डज नॉट एक्सटेंड टू स्टेट सब्जेक्ट्स, मतलब स्टेट लिस्ट वाले में नहीं है, ठीक है। अनलेस स्टेट्स कंसेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट। मान लो स्टेट ने कंसेंट कर दिया या कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर दिया तो स्टेट लिस्ट पे भी हो जाएंगी, ठीक है। प्रेसिडेंट रोल इन पार्लियामेंट इंक्लूड्स समनिंग एंड प्रोरोग्यूइंग द सेशंस, आर्टिकल नंबर 85, मतलब सेशंस को समन करना, स्टार्ट करना या सेशंस के लिए बुलाना। नेक्स्ट इज डिसॉल्व द लोकसभा, आर्टिकल नंबर 85, डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट अपॉन द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट इज एड्रेसिंग द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शंस, मतलब जनरल इलेक्शंस जब कंडक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जब फर्स्ट सेशन होगा तो प्रेसिडेंट विल एड्रेस दिस सेशन एंड देन गिविंग असेंट टू बिल पास बाय द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट जो बिल पास करता है कहां से पास होता है, पहले लोकसभा, देन राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। तो फाइनल असेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर जब यहां से पास होगा तो यहां जाएगा और यहां से पास होगा यहां जाएगा, तो मतलब फाइनली कौन असेंट देगा, अंडर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये है इसकी पावर्स। उसके बाद आ जाओ राज्यसभा, जो कि है अपर हाउस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 मेंबर्स। इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट 238 आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस एंड सोशल सर्विस। Next, representation. Members are elected by proportional representation with a single transferable vote. मतलब सेम वही इलेक्शन प्रेसिडेंट वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब फुल्ली डिसॉल्व कभी नहीं होती, जस्ट लाइक लोकसभा कि 5 साल में पूरी लोकसभा ही बदल जाती है या हो सकता है री इलेक्शन हो जाए, बट इलेक्शन पूरी लोकसभा का होता है। सिमिलरली राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट बॉडी होती है और कभी परमानेंटली डिसॉल्व नहीं हो सकती। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर हो जाएंगे। ऐसा कहां पे लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 83 के क्लॉज 1 में, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ राज्यसभा। पावर ऑफ राज्यसभा क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स है। लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब इंट्रोड्यूस एंड वोट ऑन बिल, मतलब जब भी बिल पास होता है लोकसभा एंड देन राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट, तो राज्यसभा के पास क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, एक्सेप्ट मनी बिल्स। जो मनी बिल्स होते हैं जिनको स्पेसिफिकली कैटेगराइज कर दिया जाए कि मनी बिल है तो उसमें राज्यसभा कैन नॉट वोट, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा कंट्रोल है। कैन क्वेश्चन मिनिस्टर्स, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, मिनिस्टर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिबेट्स में। नेक्स्ट इज स्पेशल पावर्स, आर्टिकल नंबर 249, इंपावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट जो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है स्टेट लिस्ट के अंदर, तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो चाहे तो अगर वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेट कर रहा होगा तो उस पर लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 249, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 312 मींस 312, कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS इफ अप्रूव्ड बाय 2/3 मेजोरिटी, मतलब न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए क्रिएशन किया जा सकता है अगर 2/3 ऑफ इट्स मेजोरिटी अलाउ कर देगी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट इज डेप्यूटी चेयरपर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा मेंबर्स। डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा, जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के उस टाइम पे उससे इलेक्ट किया जाएगा एक पर्सन एज अ डेप्यूटी चेयरमैन। Then this is the case, you can mention it. Next is लोकसभा द लोअर हाउस। लोअर हाउस का इलेक्शन कैसे होता है, कंपोजिशन सबसे पहले देखेंगे। 552 मेंबर्स हैं, 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, 20 आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 104 अमेंडमेंट में ये इसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब 18 ईयर्स प्लस 18 या 18 साल से ऊपर के मेंबर्स डायरेक्टली वोट करते हैं पीपल ऑफ इंडिया और क्या करते हैं, चूज करते हैं लोकसभा को। नेक्स्ट इज टर्म एंड डिसोल्यूशन। टर्म कितना है, 5 ईयर्स का। डिसोल्यूशन डिसॉल्व हो सकता है 5 साल से पहले भी बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। डेप्यूटी स्पीकर असिस्ट द स्पीकर इन कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब क्या है, एक पर्सन का नाम है AV डाइसी, इन्होंने बात की थी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की। एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब क्या है, सोवरेनिटी यानी सुप्रीमेसी लाइज विद पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सोवरेनिटी मींस पार्लियामेंट हैज सुप्रीम पावर टू मेक, अमेंड और रिपील लॉज। हाउएवर इन इंडिया पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी में क्या होता है, पार्लियामेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो लॉ को बना सकती है, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है। बट इंडिया में क्या है, सोवरेनिटी लाइज विद पीपल ऑफ इंडिया। व्हाई, बिकॉज प्रियम्बल बात करता है सोवरेनिटी की और प्रियम्बल की स्टार्टिंग होती है वी द पीपल
ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए सोवरेनिटी लाइज विद पीपल ऑफ इंडिया, बट जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर्स हैं टू मेक लॉज, टू अमेंड लॉज और टू रिपील द लॉज। बट अब आती है बात इंडिया की, तो इंडिया में पार्लियामेंट के पास पावर्स तो हैं, बट दैट लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू वो होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी लॉ को या पॉलिसी को रिव्यू करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी कि नहीं है, ठीक है। अब यही लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, व्हाई दिस सोवरेनिटी इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल नंबर 13, 32 एंड 226। 13 टॉक्स अबाउट लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉज क्या होंगे? वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 32, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। एंड देन आर्टिकल नंबर 226 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही है, बट बाय हाई कोर्ट, ठीक है, ये बाय सुप्रीम कोर्ट। आप 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो फॉर जुडिशियल रिव्यू एंड 226 में हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन ये आता है क्या हाई कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करके किसी भी लॉ को रिपील करने की? तो आंसर इज यस, अगर लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है और स्टेट मेंशन्ड सब्जेक्ट्स पे बनाया है, जो शेड्यूल 7 में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो अगर स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, तो क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू जाके हाई कोर्ट में केस करके उस लॉ को, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा के वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है, ठीक है। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या हुआ था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज इवॉल्व। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो इवॉल्व हुई थी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? जो प्रियम्बल में स्ट्रक्चर मेंशन्ड है, दैट इज सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड देन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये बेसिकली 9 पॉइंट्स क्या है? ये बेसिकली क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब नींव है एक कॉन्स्टिट्यूशन की, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन आत्मा को, इस नींव को बदला नहीं जा सकता। देयर कैन नॉट बी एन अमेंडमेंट इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसमें आ जाओ स्टार कंडीशन अप्लाइड कि अगर मान लो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज ऐड करनी है, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐड करी जा सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता, ऑल्टर नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन ऑफ पावर। ये दूसरी लिमिटेशन है। क्या फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब इंडिया में जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसमें क्या है, जो हमारे पास पावर्स का डिवीजन तो है, बट सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। दैट इज व्हाई इंडिया इज पार्शियली फेडरल एंड पार्शियली यूनिटरी, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट कहां है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लिस्ट में एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट में, बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन। अब इस वजह से भी क्या है, जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है इंडिया में वो सुप्रीम नहीं है, सोवरेन नहीं है, लिमिटेड है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन है। फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट छीन नहीं सकता, किसी भी इंडिविजुअल को डिप्राइव नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट्स कहां मेंशन है? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, और उस फंडामेंटल राइट्स में अगर मैं बताऊं आपको तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आर्टिकल नंबर 12 टू 35 तक फंडामेंटल राइट्स है हमारे। एंड देन दीज फंडामेंटल राइट्स को कोई भी पर्सन या कोई भी अथॉरिटी छीनी नहीं जा सकती इस फंडामेंटल राइट्स के। बट अगर इमरजेंसी का केस है तो आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ये दोनों आर्टिकल के अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नीड फॉर स्टेट रेटिफिकेशन, आर्टिकल नंबर 368, जो बात करता है अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट कैसे होगी? सर्टेन अमेंडमेंट्स, एग्जांपल चेंजेस इन फेडरल स्ट्रक्चर रिक्वायर अप्रूवल ऑफ 50% स्टेट लेजिस्लेचर। मान लो कोई जैसे मान लो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहा जाए, मान लो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे कि मैं फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करके केवल यूनिटरी फीचर बना देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी, स्टेट के पास नहीं रहेगी, तो उसमें 50% ऑफ द स्टेट्स को मंजूरी देनी पड़ेगी, तभी वो अमेंडमेंट पास होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। देन दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370 एंड जीएसटी एक्ट 2017। नेक्स्ट क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? चलो, पहली चीज है आर्टिकल नंबर 105 प्रिविलेजेस ऑफ एमपी। एमपी को कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 194 प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब एमएलए।
मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या है? इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बैठ के जब भी कोई बिल वगैरह पास हो रहा होता है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो और उसको बोल सकते हो, उसमें आप पे कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं लगाए जाएंगे। ये केस का नाम है जिसमें ये हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, अरेस्ट नहीं किया जाएगा आपको, मतलब अरेस्ट नहीं कर सकते सिविल केसेस में, बट क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या होते हैं? राइट टू रेगुलेट प्रोसीडिंग्स, ईच हाउस कंट्रोल इट्स इंटरनल अफेयर्स, मतलब लोकसभा और राज्यसभा अपने इंटरनल अफेयर को अपने अकॉर्डिंग कंडक्ट करेंगी, कंट्रोल करेंगी। नेक्स्ट इज राइट टू पनिश फॉर कंटेप्ट, पार्लियामेंट कैन पनिश आउटसाइडर और एमपी फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर मान लो कोई प्रिविलेज को एक्सट्रीम ले जाए और कुछ भी करने लगे, टेबल को तोड़फोड़ कर दे, तो उस एमपी या उस पर्सन को जो आउटसाइडर है उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसको कंटेप्ट के लिए पनिश किया जा सकता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर होगी और कंटेम्प्ट होगा तो क्या होगा? एनीवन वायलेट्स प्रिविलेजेस, अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन इज मूव्ड इन पार्लियामेंट। एग्जांपल अर्नब गोस्वामी केस, इसमें क्या हुआ था? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव हुआ पार्लियामेंट में एंड देन वाज अलाउड। नेक्स्ट ये है आपका कंक्लूजन, ये आप देख लेंगे। तो दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पे ओवर हो जाता है। यहाँ पे हमने बात करी पार्लियामेंट की, जिसमें सब चीजें इंक्लूडेड हैं। पार्लियामेंट में बेसिकली क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट, एंड देन इनकी प्रिविलेजेस और इनकी सोवरेनिटी किस लेवल पे है ये डिस्कशन हो गया। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक एग्जीक्यूटिव पावर, पोजीशन एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखो प्रेसिडेंट क्या होता है? इंडिया जब नेशनल लेवल की बात की जाएगी तो प्रेसिडेंट वहां पे टर्म यूज होगा, और जब हम वही नेशन को छोटा कर देंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट पे आ जाएंगे, तो वही पावर्स एक गवर्नर के पास होती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स यहां पे देख लेंगे, 52 से 78 प्रेसिडेंट के लिए हैं एंड 153 टू 167 फॉर गवर्नर है, ठीक है। जब स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो गवर्नर हो जाएगा, और जब हम यूनियन या नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो हो जाएगा प्रेसिडेंट। पोजीशन एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। 53 क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है वेस्टेड इन प्रेसिडेंट बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मैं बता चुका हूं। देन नेक्स्ट, इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम, मीनिंग प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव व्हाइल प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी डिस्कशन हो चुका है। देन नेक्स्ट इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? पहला एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम अथॉरिटी है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे उस पर एक्ट करना पड़ेगा उसे। हेडेड बाय पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, एंड देन नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट हैज राइट टू इन्फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स, मतलब गवर्नमेंट अफेयर्स में क्या हो रहा है उसका राइट है प्रेसिडेंट का जानकारी रखने का। देन नेक्स्ट है ये केस लॉ है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर्स है 85, 86, 111 एंड 123, ठीक है। समनिंग एंड डिसॉल्विंग पार्लियामेंट, समन करना मतलब बुलाना, पार्लियामेंट की सेशंस को स्टार्ट करना और डिसॉल्व करना, ये किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की पावर है। देन स्पेशल एड्रेस, आर्टिकल 86, प्रेसिडेंट एड्रेसेस पार्लियामेंट एज द स्टार्ट ऑफ ईच सेशन, ईच सेशन की स्टार्टिंग में पार्लियामेंट को कौन एड्रेस करेगा? प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट इज असेंट टू बिल 111, मतलब फाइनल असेंट, बिना प्रेसिडेंट की मर्जी के, बिना साइनिंग के बिल पास नहीं हो सकता, चाहे वो लोकसभा से पास हो जाए या राज्यसभा से पास हो जाए, डजंट मैटर, प्रेसिडेंट का असेंट इज अ मस्ट। और जब प्रेसिडेंट असेंट देता है तभी वो बिल क्या बनता है? वो बिल बन जाता है एक एक्ट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस क्या होता है? सपोज किसी मैटर में हमें लॉ बनाना है, बट अभी तक कोई लॉ नहीं बना है, बट उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक लॉ नहीं बन जाएगा, एक स्पेसिफिक लॉ नहीं बन जाए, तब तक के लिए क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट के पास पावर है एक ऑर्डिनेंस पास कर देने की, और जब तक वो लॉ नहीं बन जाएगा वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है। एंड देन वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहने की वजह से वो जो जिस सब्जेक्ट मैटर पे वो लॉ बनाया गया, वो ऑर्डिनेंस बनाया गया है, उस सब्जेक्ट मैटर को उस ऑर्डिनेंस से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग पार्लियामेंट रिसेस विच मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली, मतलब रीअसेंबली होने के 6 वीक्स के अंदर उसको अप्रूव होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये केस लॉ है, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के पास? पहले बता चुका हूं मैं, पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है, ठीक है। देन दिस अप्लाइज टू यूनियन लॉज, कोर्ट मार्शल, मिलिट्री केसेस एंड डेथ सेंटेंस केसेस। डेथ सेंटेंस केसेस में जैसे आप लोगों को पता हो, निर्भया केस में जो भी पर्सन जिनको सजा हुई थी उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भी एप्लीकेशन मूव करी थी फॉर पार्डनिंग, क्योंकि उसके पास पावर है, उनकी डेथ सेंटेंस को वो माफ कर सकता था, बट ऐसे दरिंदों को कौन ही माफ।
देन ये केस है, इसको आप मेंशन कर देंगे अपने केसेस में। तो क्या है, जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स भी है वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में है। मतलब क्या है, जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी इज कंसिडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रेसिडेंट है उसकी जो पार्डनिंग पावर्स उसको दी गई हैं वो भी क्या है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। ये चेक किया जाएगा कि कहीं वो पावर्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स क्या है, एनुअल बजट पास होगा। देन नेक्स्ट मनी बिल्स, जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर्स है किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करने के लिए, और जो मनी बिल है उसको रिफ्यूज असेंट जो है प्रेसिडेंट रिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है। देन नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के आफ्टर प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स क्या है बताओ। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट अपॉइंट एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव्स, जो डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज में बैठते हैं लोग उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज साइंस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज बनती हैं बिटवीन डिफरेंट नेशंस उनको साइन करने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रेसिडेंट की है। नेक्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्टिकल नंबर 53। मतलब क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस है। मतलब आर्म फोर्स में जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं वो विद प्रेसिडेंट्स एडवाइस, विद प्रेसिडेंट्स कंसेंट, विदाउट कंसेंट नहीं हो सकते। ठीक है। और एडवाइस किसकी होती है, पार्लियामेंट की। नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी को बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल। इमरजेंसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, जब भी कहीं भी इमरजेंसी लगती है चाहे स्टेट में चाहे नेशन में, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं। व्हाई, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो आर्मी का मालिक है और जब स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है तब इमरजेंसी लगाई जाती है। और पुलिस जो होती है वो स्टेट मशीनरी का पार्ट होता है। तो जब स्टेट मशीनरी फेल हो गई, पुलिस फेल हो गई, तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जाती है प्रेसिडेंट के पास। तो क्या है, पहला नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 352 डिक्लेयर ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इसमें क्या है, 1975 में इमरजेंसी लगी थी बाय इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। स्टेट में स्टेट इमरजेंसी स्टेट में जैसे अभी मणिपुर में हाल ही में लगी है, तो क्या है, प्रेसिडेंट का रूल वहां पे शुरू हो जाएगा। एग्जांपल बिहार 2005 में बिहार में लगी थी एंड 2019 में महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक इंडिया में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। डिक्लेयर्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री थ्रेटन में आ जाए, थ्रेटनिंग हो जाए उस पर, तो क्या लगेगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट दिस इज अ केस ऑफ इमरजेंसी, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन एंड पावर्स ऑफ गवर्नर। अब यही बात सेम जो स्टेट, जब हमने नेशनल लेवल पे बात की तो प्रेसिडेंट के लिए बोला, सेम पावर्स गवर्नर के पास हैं ऑन स्टेट लेवल। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। जैसे वो स्टेट, वो नेशनल का एग्जीक्यूटिव हेड है, तो ये क्या है, स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड सर्विस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 156। अनलाइक प्रेसिडेंट द गवर्नर डज नॉट हैव इलेक्टोरल कॉलेज एंड इट इज अ नॉमिनी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। मतलब क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता गवर्नर का, और ये क्या है, नॉमिनी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक है। नॉमिनेट कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट। देन एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर एज ऑन टेकन इन नेम ऑफ गवर्नर, मतलब आर्टिकल 166। Then act on the aid and service of Council of Ministers, Article 163, and appoints the Chief Minister and other ministers। मतलब जो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, गवर्नर करता है। एंड जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो गवर्नर कौन से आर्टिकल में होता है, आर्टिकल नंबर 166। प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेती हैं वो किसके नाम पे लेते हैं, गवर्नर के नाम पे लेते हैं अंडर आर्टिकल 166। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ऐड करते हैं, जो कि हेडेड बाय पीएम होते हैं। सिमिलरली जो गवर्नर्स होते हैं वो भी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं एंड हेडेड बाय सीएम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज केस लॉ। दिस केस लॉ यू कैन मेंशन। एंड देन नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, पहला समन एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या है, समन एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट्री असेंबली। ठीक है। नेक्स्ट इज गिव असेंस टू बिल। जो स्टेट लिस्ट में जो बिल्स जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें क्या है, जो फाइनल असेंट पास होता है, जैसे नेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। सिमिलरली अगर स्टेट लेवल पे मैं बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद फाइनल किस पे जाता है, किसके पास, गवर्नर के पास। तो फाइनल असेंट कौन देता है, गवर्नर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सिमिलरली प्रेसिडेंट वाली है बट स्टेट लॉस के लिए। ठीक है। ये केस लॉ है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। क्या है बताओ, व्हेन अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर इन अ हंग असेंबली, व्हेन रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल एंड व्हेन रिजर्विंग बिल्स फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है। मतलब क्या है, गवर्नर कैन एक्ट
इंडिपेंडेंटली, मतलब वहां पे गवर्नर को किसी भी एडवाइस की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है। पहला, चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में इन हंग असेंबली। देन नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल का रिकमेंडेशन किया जाएगा तो गवर्नर के पास फुल पावर है कि वो अपने लेवल पे उसको रिकमेंड कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट एसेंट। अगर मान लो कोई ऐसा बिल है जिसमें गवर्नर को लगता है कि इसमें प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो उसको रिजर्व कर सकता है अंडर आर्टिकल 200। नेक्स्ट इज, तो ये क्या है, कंपैरिजन चार्ट है, इसको आप देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। देन दिस इज द कंक्लूजन एंड इसी के साथ आपका सेकंड टॉपिक भी अब हो जाता है खत्म। एंड देन लास्ट इज जुडिशरी इन इंडिया। जुडिशरी इन इंडिया, बेसिकली जुडिशरी का दो लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल पे होती है जो उसको बोलते हैं हम हाई कोर्ट, एंड एक नेशनल लेवल पे होती है जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 124 से 147 है, और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 214 से 231 तक है, 231। देन इसके नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। ओरिजिनल जुडिसडिक्शन जो है वो 131 में है, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ऑन लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, चलो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वन और मोर स्टेट्स, देन स्टेट वर्सेस स्टेट, एंड देन नेक्स्ट यूनियन एंड स्टेट ऑन लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मतलब क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देन नेक्स्ट इज स्टेट वर्सेस स्टेट, एंड देन नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट वर्सेस पीपल ऑन लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अगर कोई लीगल राइट और ऑब्लिगेशन का फुलफिलमेंट नहीं होगा तो क्या लोगों के पास अधिकार है उसके खिलाफ केस करने का, और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट के पास उस केस की सुनवाई करने का। नेक्स्ट जो है वो रिट जुरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल नंबर 32। 5 टाइप के रिट्स है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्चियोरारी। ठीक है, तो ये 5 टाइप की रिट्स हैं। इनका मतलब क्या है, हैबियस कॉर्पस का मतलब टू प्रोड्यूस द बॉडी। सबने दृश्यम मूवी देखी होगी, दृश्यम मूवी में अजय देवगन हैबियस कॉर्पस की ही बात करता है, जिसकी वजह से वो पुलिस वालों की नजर में बुरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैंडेमस वी कमांड। अगर कोई भी कमांड पब्लिक ऑफिशियल को दिलानी होगी तो आप मैंडेमस की रिट इशू कर सकते हो। देन प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुरिसडिक्शन। प्रोहिबिशन की डिक्री जो होती है या रिट जो होती है वो तब लगाई जाती है जब लोअर कोर्ट जुरिसडिक्शन एक्सीड करने वाला हो, मतलब कर जजमेंट नहीं आई हो, जजमेंट से पहले ही प्रोहिबिशन की रिट लगाई जाती है। अगर जजमेंट आ चुकी है और वो जुरिसडिक्शन के बाहर की जजमेंट है तो क्या लगाओगे, सर्चियोरारी, मतलब ऑर्डर्स द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेस टू द हायर कोर्ट। अगर जुरिसडिक्शन एक्सीड कर चुका है तो हायर कोर्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। द नेक्स्ट इज क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी मतलब आप उसमें अथॉरिटी क्वेश्चन करते हो कि किस अथॉरिटी से आपने इस ऑफिस को होल्ड कर रखा है। देन दिस इज द केस यू कैन मेंशन। देन नेक्स्ट इज अपीलेट जुरिसडिक्शन, अपील जो कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अपील क्या है, सिविल केसेस का आर्टिकल नंबर 133, क्रिमिनल केसेस का आर्टिकल नंबर 134 एंड केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का आर्टिकल नंबर 132। नेक्स्ट इज स्पेशल लीव पिटीशन जो कि आर्टिकल नंबर 136 में है। अलाउज अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया, मतलब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपका केस बहुत स्पेशल इन नेचर है तो अंडर आर्टिकल नंबर 136 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन 143, मतलब क्या है, प्रेसिडेंट कैन सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, बट जो ओपिनियन होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पे। मान लो कि कोई बिल या कोई भी एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है इसको पास कर देना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट उस चीज को बाइंडिंग हो जाए कि वो पास ही करे। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को हटाने की पावर है अंडर आर्टिकल नंबर 13, 32 एंड 226 तो हाई कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 13 एंड 32। ठीक है, देन उसके बाद ये दोनों केसेस हैं। जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये केशवानंद भारती में हेल्ड हुआ था। एंड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हेल्ड हुआ था। देन नेक्स्ट इज जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट भी सिमिलर है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है, रिट पिटीशंस 226 में जो रिट पिटीशंस फाइल करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में, वही हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्चियोरारी, ये सारी रिट्स जो है वो हाई कोर्ट में भी पास फाइल की जा सकती हैं अंडर आर्टिकल 226 अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वायलेशन कर रही होगी लॉज का तो। नेक्स्ट इज इलेक्शन डिस्प्यूट्स, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होंगे उसका डिस्प्यूट कहां जाएगा, हाई कोर्ट पे। एंड देन नेक्स्ट इज कंपनी लॉ मैटर्स। कंपनी लॉ मैटर्स के लिए वैसे तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया है, बट
वो जो ट्रिब्यूनल है उससे अपील जाएगी हाई कोर्ट में। देन नेक्स्ट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये मैं बता चुका हूं, सेम 226 वाला जो रिट है वो 32 वाला ही है, बट जो स्कोप है 226 का वो वाइडर माना जाता है 32 से, बिकॉज ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ही कवर नहीं करता, लीगल राइट्स को भी कवर करता है। मान लो आपका राइट टू वोट वायलेट हो जाए तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, रेदर आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, बिकॉज राइट टू वोट इज योर लीगल राइट एंड नॉट योर फंडामेंटल राइट। ठीक है। देन नेक्स्ट इज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपील जाती है हाई कोर्ट में, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स एंड मैटर्स इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ऐसी अपील्स कहां जाती हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में। ठीक है। देन नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सबऑर्डिनेट होता है जो भी कोर्ट्स सबऑर्डिनेट है। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मैं एक आर्टिकल बताना भूल गया, आर्टिकल नंबर 141 जो बात करता है प्रेसिडेंट्स की। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स होते हैं, मतलब बाइंडिंग ऑन होल इंडिया होते हैं, वो बाय द वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल नंबर 144। ठीक है। अब इसमें आते हैं वापस हाई कोर्ट में, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल नंबर 227, मतलब जो हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हैं, उन पे सुपरवाइज कर सकते हैं हाई कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब वो सुपरवाइजर उनके ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है आर्टिकल नंबर 50। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट क्या है? 124 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अंडर आर्टिकल नंबर 124 प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोलेजियम सिस्टम क्या है? इवॉल्व थ्रू केस लॉ वेयर सीजीआई एंड सीनियर जजेस रिकमेंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था, बट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन रखने के लिए वहां पे कोलेजियम सिस्टम इज अ मस्ट। देन नेक्स्ट, दिस इज द केस लॉ यू कैन मेंशन, एंड देन नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस 217। देन हाई कोर्ट जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। कौन कौन मिलकर अपॉइंट करेगा? अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, बट ऑन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्रेरी, मतलब जजेस का रिमूवल इज नॉट इजी, जजेस ऑल्सो हैव इम्यूनिटी। ठीक है, अगर जज एक गलत जजमेंट दे दे, ठीक है, और वो जजमेंट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से हुई है, तो वो क्या है? इम्यून है, उसको आप जेल में नहीं डाल सकते, उसको आप अपनी पोस्ट से हटा नहीं सकते, उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको जो है अलाउ किया जाएगा, बिकॉज जो जजमेंट होती है वो फैक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होती है और जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, डिफर करती है। ठीक है, बट अगर मान लो कोई जज है जो एक्सट्रीम केस में अपनी पावर्स को एक्सीड करेगा, तो उस केस में उसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल इज थ्रू इंपीचमेंट, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, मतलब मिसबिहेव करें और इनकेपेसिटी में वो करे, अपना काम करे, तो क्या होगा? रिमूवल हो सकता है, इंपीचमेंट हो सकता है। देन फिक्स सैलरी एंड अलाउंसेस, इसके थ्रू जो जजेस हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। जजेस सैलरी कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर, सैलरी कम नहीं की जा सकती। प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट आफ्टर द रिटायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल नंबर 50 जो मेन बात करता है इंडिपेंडेंस की। जजेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, मतलब जजेस तीन बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग रहेगी और जुडिशरी का उसके पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। इसीलिए बोला जाता है जुडिशरी को दैट जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज योर एंड ऑफ द यूनिट, मतलब आपकी यूनिट नंबर 2 भी कॉन्स्टिट्यूशन की हो गई खत्म। देखो, आपका लॉ रिलेटेड मैंने बताया है, बहुत ही क्रक्स में बताया है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, इसको डिटेल्ड इलेबोरेशन मत मानना, इसमें कई सारी चीजें केस लॉज एड ऑन होंगे फॉर डेप्थ स्टडीज, बट बिकॉज लॉ कॉलेज में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मैंने इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखा है ताकि आप लोगों को मेन कंसेप्ट समझ में आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।